यहाँ पर हम क्लास 11 और 12 की पूरी एनसीईआरटी बुक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। शॉर्ट में अपने नोट्स के थ्रू हमने सारे सिलेबस को यहाँ समझने की कोशिश करी थी। अब लाइव मैं आपको पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के एक नए चैनल पर। अनअकैडमी ने एक नया चैनल अपना स्टार्ट किया है फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। उस चैनल का नाम है स्कॉलर्स। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मैं डेली लाइव आ रहा हूँ और आपको साइकोलॉजी मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्लास 11 को हम समझते हैं टीटीएस में और एमडब्ल्यूएफ में हम क्लास 12 की साइकोलॉजी को समझते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस चैनल एंड ज्वाइन मी लाइव today. I will be waiting for you. Hello and welcome everyone to Psychology class 11th and 12th. इस सीरीज के अंदर हम बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। अब हम इस पार्ट के अंदर जो उस यूनिट के बचे हुए टॉपिक्स थे, दैट इज न्यूरॉन्स एंड ब्रेन, इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। पर न्यूरॉन्स को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ता कौन है। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ती है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस एक लाइफ साइंसेस की ऐसी ब्रांच है जो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, हमारे नर्व्स, हमारी नर्वस सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ती है। और इन सब चीजों का जो हमारी बिहेवियर या हमारी लर्निंग पे फर्क होता है, या फिर इन दोनों के बीच का जो भी रिलेशनशिप होता है, उस चीज को न्यूरोसाइंस की ब्रांच पढ़ती है। इसकी ब्रांच पढ़ती है। सैंटियागो रमन ए वाई कैजाल, इन्होंने सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। ये एक डॉक्टर हैं जो ब्रेन टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल का अपना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और अपना एक स्पेशल पर्पस, एक फंक्शन होता है। पर हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, उनमें से मोस्टली सेल्स का 3 कॉमन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेल बॉडी एंड अ सेल मेम्ब्रेन, जो इन सब को मिला के रखता है। अब हम बात करेंगे इन्हीं में से एक स्पेशल सेल की, जो कि होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो हमारे नर्वस सिस्टम में होता है और वो हमारे सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे रिसीव करता है और हमारे पहुंचाता है, मसल्स तक या ग्लैंड्स तक वापसी पहुंचाता है। इसको हम एक तरह से मैसेंजर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं और इस वजह से ही इसका एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट का काम होता है कि वो बाकी सेल से मैसेज रिसीव करता है और इस डेंड्राइट का मतलब होता है ब्रांच, और ये लगता भी पेड़ों के ब्रांचेस की तरह ही है। अब आता है हमारा सोमा। जो ये सोमा है, ये हमारा डेंड्राइट से कनेक्ट होता है और सोमा के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस। और जो ये सोमा है, ये पूरे सेल को फंक्शनिंग रखता है, उसको अलाइव रखता है कि वो जिंदा रहे और सारा काम करते रहे। ये सब काम देखता है सोमा। फिर आता है हमारा एक्सॉन, जो हमारे सोमा से अटैच्ड होता है और इसका काम होता है कि ये जो भी मैसेज हमारे पास आया था उसे बाकी सेल्स तक अब वापसी पहुंचा सके। ये काम होता है हमारे एक्सॉन का। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ। लोगों का ये मानना होता है कि जो भी हमारा ब्रेन है वो पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है। उन्होंने ये भी सुना है कि हम लोग जो हमारा ब्रेन होता है वो सिर्फ 10% यूज करते हैं। पर इन दोनों में से कोई भी बात सच नहीं है, बल्कि ब्रेन बना होता है 90% ऑफ द ग्लायल सेल से। ग्लायल सेल्स एक ऐसे फैटी सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को बढ़ने में मदद करते हैं, जिन पर न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और जिनकी मदद से न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। और ये जो ग्लायल सेल्स होती हैं, मदद से न्यूरॉन्स वर्क करते हैं और ये जो ग्लायल सेल्स होती हैं, ये न्यूरॉन्स को अपनी जगह पे पकड़ के रखती हैं। कई सारे टाइप्स के ग्लायल सेल्स होते हैं और उनके बहुत अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि जो भी न्यूरॉन्स है उनको न्यूट्रिएंट्स देना, प्रोड्यूसिंग माइलिन टू कोट एक्सॉन्स,
जो भी मरे हुए न्यूरॉन्स होते हैं उन सबको साफ करना, और जो भी इंसुलेशन न्यूरॉन्स को चाहिए होती है वो उन्हें प्रोवाइड करना। सो ऐसी जो ये ग्लायल सेल्स है, इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ग्लायल सेल्स की नीड क्या होती है? जब भी दो मैसेजेस एक साथ एक न्यूरॉन के अंदर आते हैं तो वो मैसेज जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रिकल चीजें एक दूसरे से टकराएंगी तो वहां पे शॉक का वो डर है ना, इसलिए वहां पे ग्लायल सेल्स जो होती है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ताकि ये आपस में शॉक ना हो, आपस में इनको करंट ना लगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, पर ये सेल्स अलग अलग कैसे रहते हैं, इतने सुलझे हुए कैसे रहते हैं? जब एक साथ इतनी सारी चीजें होती है तो वो तो एक साथ में उलझ सकती है ना। तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है जो है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल से मिलकर बना होता है, दैट इज श्वान सेल। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्सॉन्स को साइडों में से कवर कर लेती है ताकि अगर दो एक्सॉन एक साथ जाएं तो उनके बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो और वो साथ में जाके काम कर सके। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि जो हमारी टेलीफोन की केबल होती है उसके अंदर बहुत सारे तार होते हैं। एक मोटी सी तार के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लास्टिक के तार होते हैं। अब वो प्लास्टिक के तार के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से तार होते हैं। अब वो तार आपस में अगर मिलेंगे तो वो शॉक हो सकते हैं, एक दूसरे से करंट लग सकता है। तो इसलिए वो प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं, और जब वो प्लास्टिक से कवर होते हैं तो वो एक साथ एक जगह पे रह सकते हैं और अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही काम माइलिन कोटेड एक्सॉन्स करते हैं, उनको हम कह सकते हैं केबल भी कह सकते हैं। सो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो माइलिन कोटेड एक्सॉन्स होती हैं वो एक साथ एक केबल की तरह रहती हैं जिसमें शॉक का कोई खतरा नहीं होता। अब जो हमारी माइलिन है ये बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, पर जरूरी नहीं हर माइलिन एक्सॉन्स को कवर करे और अच्छे से प्रोटेक्शन दे। कई माइलिन बहुत कम प्रोटेक्शन भी देती हैं, पर वो क्या करती हैं, जो भी न्यूरल मैसेज होता है, न्यूरल इम्पल्सेस होती है, उनकी स्पीड बढ़ा देती है। अब जो ये माइलिन है ये डैमेज भी हो सकती है बॉडी में, और ये डैमेज हो सकती है एक डिजीज कॉल्ड सेल्स के अंदर। जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर काम करने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देती है। हमारी बॉडी में जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक और लेयर से कवर्ड होते हैं जिसे हम न्यूरोलेमा और श्वान्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन एक ऐसी टनल बना देती है जिसके अंदर जो भी हमारे नर्व फाइबर्स खराब हो जाते हैं उनको अब खुद को रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है, वो खुद को उस टनल के अंदर रिपेयर कर लेते हैं। पर एक बहुत अजीब सी बात है कि जो हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो एक्सॉन्स होते हैं उनके अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं होती, और तभी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की नर्व्स अगर डैमेज हो गई तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, उनका इलाज नहीं होता। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑल और नन प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑल और नन प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि या तो जो हमारे न्यूरॉन्स है वो फुल पावर से अच्छे से रिएक्ट करेंगे कंप्लीटली, और या फिर वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बीच में कोई पार्शियल रिएक्शन नहीं होगा कि हाँ ठीक है थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया थोड़ा सा नहीं करा। दे ईदर फायर कंप्लीटली और डू नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। सो दिस इज हाउ आवर न्यूरॉन्स वर्क। अब हम बात करेंगे साइनैप्स के बारे में। ये क्या है ये चीज मैं अभी बताती हूँ। आपने इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देखा होगा कि ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के एंड पे एक बहुत छोटे छोटे लिम्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। इन लिम्स टाइप स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इन एक्सॉन टर्मिनल को हम साइनैप्टिक नोड्स या टर्मिनल बटन्स भी, के अंदर कुछ नहीं है, पर इन साइनैप्टिक नोड्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम साइनैप्टिक वेसिकल्स कहते हैं।
ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये साइनैप्स का स्ट्रक्चर है। जो ये वर्ड वेसिकल्स होता है, इस वेसिकल वर्ड का मतलब होता है लिटिल ब्लिस्टर या फ्लूइड फिल्ड। मतलब ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है इनके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भरा होता है। अब जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है इनके अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनका काम होता है एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज पहुंचाना। ये जो नीचे आपको ये ग्रीन सी लाइन दिख रही है, ये लाइन होती है दूसरे सेल की डेंड्राइट्स। जब एक्सॉन अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को छोड़ता है तो वो इस साइनेप्टिक गैप के थ्रू होते हुए दूसरे सेल के रिसेप्टर साइट्स पर जाती है और ये रिसेप्टर साइट्स कुछ ट्रांसमीटर्स को ही अलाउ करती है। जैसे कोई एक ताला है, उस ताले के अंदर सिर्फ एक चाबी लगेगी, वैसे ही इन रिसेप्टर साइट्स के अंदर सिर्फ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ही जाते हैं। अब जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनका एक फंक्शन ये भी होता है कि ये जो दूसरे सेल से उनको एक्टिवेट करते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये हमारे मसल और ग्लैंड से भी कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे कभी मसल्स को जो हमारे मसल्स में सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और उन्हें डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उन पे रिसेप्टर साइट्स होती हैं। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो एक्सिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो मसल या ग्लैंड्स के सेल्स को टर्न ऑन करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये दूसरे सेल्स को टर्न ऑफ करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ वेरियस केमिकल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, जो हमारे जो भी ये रिसेप्टर साइट्स है इनमें फिट हो जाते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जाते हैं। तो ये जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे जो बाकी दूसरे सेल के रिसेप्टर्स है उन पे अलग दो वे में इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को रिसेप्टर्स पे इनहैंस कर देते हैं। पर अब ये डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसा है, क्या वो इनहिबिटरी है या वो एक्सीटेटरी है। फिर दूसरे आते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसे इनका अलग एगोनिस्ट का एंड एंटागोनिस्ट का अलग अलग फंक्शन होता है और ये अलग अलग तरह से रिसेप्टर साइट्स पे इफेक्ट डालते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनके फंक्शंस के बारे में। जो सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर पाया गया था एसिटिलकोलिन। ये ट्रांसमीटर्स न्यूरॉन्स और मसल सेल्स के बीच में जो साइनैप्स होता है उसके अंदर पाया जाता है, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये स्टिमुलेट करता है हमारी मसल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट। ये वाला न्यूरोट्रांसमीटर हमें अराउजल में भी हेल्प करता है, अटेंशन में भी, और ये मेमोरी में इस तरीके से हेल्प करता है कि ये जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, उसके अंदर पाया जाता है जो हमें न्यू मेमोरी बनाने में हेल्प करता है। अब आता है नेक्स्ट, हमारा आता है सेरोटोनिन। जो ये सेरोटोनिन होता है ये हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट में पाया जाता है, और इसका फंक्शन इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि ये एक्सीटेटरी होगा या इनहिबिटरी। मतलब कि क्या ये बाकी मीटर्स को टर्न ऑन करेगा या टर्न ऑफ करेगा। जो सेरोटोनिन है वो हमारी मूड, हमारी स्लीप, हमारी भूख, इन सब से भी इन्वॉल्व होता है। और अगर हमारे ब्रेन में लो सेरोटोनिन एक्टिविटी हो तो उसका लिंक होता है डिप्रेशन से। नाउ नेक्स्ट कम्स आवर गाबा, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड। इट इज अ मेजर इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। जैसे जो एसिटिलकोलिन होता है इसको मेजरली हम एक्सीटेटरी कहते हैं, वैसे ही गाबा को हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये स्लीप में और इनहिबिट मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ग्लूटामेट। Glutamate is a major excitatory neurotransmitter which is involved in learning, memory formation, nervous system development and synaptic plasticity. फिर आता है हमारा नॉरपाइनेफ्राइन। जो ये नॉरपाइनेफ्राइन न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमें अराउज करने में, हमें अवेक करने में बहुत हेल्प करता है, और हमारे मूड पर भी इसका बहुत इफेक्ट होता है।
नेक्स्ट आता है डोपामाइन। डोपामाइन हमारे ब्रेन में पाया जाता है और इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि ब्रेन में ये कहाँ पर है, और उसी तरीके से इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर हमारी बॉडी में बहुत कम डोपामाइन रिलीज हो तो इससे हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज पार्किंसंस। ये पार्किंसंस प्रॉब्लम आपने सुना होगा, जो हमारे फॉर्मर बॉक्सिंग चैंपियन थे मोहम्मद अली, उनको भी था, एंड एक्टर माइकल जे फॉक्स, इनको भी था ये, क्योंकि इनके जो भी ब्रेन था उसके अंदर जो डोपामाइन था वो बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज हुआ था। नेक्स्ट इज आर एंडोर्फिन्स। इसे हम पेन कंट्रोलिंग केमिकल्स इन द बॉडी भी कहते हैं। ये इनहिबिटरी न्यूरल रेगुलेटर्स होते हैं जो हमारे पेन रिलीफ में भी इन्वॉल्व होते हैं। जो ये कंट्रोलिंग केमिकल्स इन द बॉडी भी कहते हैं, ये इनहिबिटरी न्यूरल रेगुलेटर्स होते हैं जो हमारे पेन रिलीफ में भी इन्वॉल्व होते हैं। जो ये एंडोर्फिन्स है, ये जब भी हमें कोई भी चोट लगती है तो वो चोट उस सेंसरी रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, एंड ब्रेन इस चीज को प्रोसेस करता है, एंड देन ब्रेन ये एंडोर्फिन्स जो होते हैं उन्हें रिलीज करता है, जो हमें पेन रिलीफ में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हमने जैसे कि पिछले कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में एंट्री मिलती है, रिसेप्टर साइट्स में एंट्री मिलती है। तो वहां पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स में से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं और उन्हें एंट्री नहीं मिलती में चले जाते हैं, वो उसे वापसी खींच लेता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्यूटेक। और जो ये एसिटोकोलाइन है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स के बाद जो भी साइनेप्टिक गैप होता है उसको क्लियर करता है एंजाइम्स की मदद से, कि अगर वहाँ पे कोई भी वेस्ट चीज पड़ी है, कोई भी वेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उन सब चीजों को एसिटोकोलाइन भी ही क्लियर करता है। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस वीडियो में, दैट इज ब्रेन। जो ब्रेन होता है हमारा CNS का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसके अलावा सेकंड पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम ब्रेन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ब्रेन का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है कि वो जो हमारे सेंसेस होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उस इंफॉर्मेशन से कुछ मतलब बनाता है, उसे प्रोसेस करता है, एंड देन उसे मसल्स को या पूरी बॉडी को या ग्लैंड्स को, इन सबको इंफॉर्मेशन भेजता है कि यू हैव टू वर्क लाइक दिस। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई, मैंने प्रोसेस करी, अब इसने ब्रेन ने यहाँ से इंफॉर्मेशन बाकी बहुत सारी चीजों को भेज दी, और अब ये सब चीजें अब उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगी और रिएक्ट करेंगे टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। अब हम ब्रेन के बारे में डिटेल में इसके हर पार्ट के बारे में बात करेंगे। ब्रेन के बारे में सबसे पहली सबसे बेसिक चीज कि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज आवर हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। तो हम इसकी सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे ब्रेन की स्टेम से, दैट इज मेड्यूला। हम सबसे पहले बात करेंगे मेड्यूला के बारे में। मेड्यूला, ब्रेन जो मेड्यूला वर्ड होता है उसका मतलब होता है मैरो या इनर सब्सटेंस, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल टॉप पे होता है। जो भी कोई पर्सन होता है वो ये चाहता है ये पार्ट उसका डैमेज कभी ना हो। इसका रीजन क्या है, क्यों बोलते हैं कि हमें लोगों के यहाँ पे नहीं मारना चाहिए मेड्यूला पे? क्यों? क्योंकि जो मेड्यूला होता है वो हमारी बॉडी के लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग, हमारी स्वॉलोइंग, इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, लाइफ सस्टेनिंग चीजों को ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। Part of the hindbrain where nerves cross from one side of the body to the opposite side of the brain, एक साइड से दूसरे साइड पे कनेक्ट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉन्स के बारे में। जो ये पॉन्स होता है, वर्ड का मतलब होता है ब्रिज। सो ये पॉन्स जो है ये काम ही ऐसे करता है कि ये जो हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ
काम ही ऐसे करता है कि ये जो हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है और हमारे अपर सेक्शन के बीच में एक एज अ ब्रिज वर्क करता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रखता है। जो ये पॉन्स होता है इसकी हमारी स्लीप पर, हमारे ड्रीम्स पर, जो हमारी बॉडी की लेफ्ट और राइट साइड होती है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उस पर इसका इन्फ्लुएंस होता है। जो हम अराउज्ड रहते हैं, हर टाइम अटेंटिव रहते हैं, उस पर इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। सो जो हमारा पॉन्स होता है उसका ये रोल होता है। ये भी पार्ट होता है हमारे हिंड ब्रेन का। अब आता है हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूरॉन्स का एरिया होता है जो मिडल ऑफ द मेड्यूला, पॉन्स और उसके हल्के से नीचे से ही होते हुए गुजरता है। ये लोगों की सेलेक्टिवली इंफॉर्मेशन को अटेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे आसपास बहुत सारे जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ये जो कांस्टेंट अनचेंजिंग इंफॉर्मेशन होती है उनको इग्नोर करने की एबिलिटी बढ़ाता है और जिस भी चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए उस चीज पे हमारी अटेंशन बढ़ाता है। ब्रेन का ये वाला पार्ट है, ये लोगों को अलर्ट और अराउज भी रखता है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिससे हम लोग अवेक रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के बारे में दैट इज सेरेबेलम। जो ये सेरेबेलम होता है ये हमारे पॉन्स के पीछे होता है और हमारे जो ब्रेन का मेन पार्ट होता है उससे नीचे होता है, दैट इज ये पार्ट, इसे सेरेबेलम कहते हैं। इसे हम लिटिल या स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। जो ये सेरेबेलम होता है ये हमारे सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो भी हमारे रैपिड या फाइन मोटर मूव को भी हेल्प करता है। और जो हम ये सीधे तरीके से बिल्कुल बैठ जाते हैं, जैसे आप चेयर पे बैठे हो, आप बिल्कुल सीधे बैठे हो, आप इधर उधर नहीं गिर रहे, तो ये उस चीज में भी हेल्प करता है। ये लिटिल मसल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और उसी की वजह से हम सीधे बैठे रहते हैं। ये कई वॉलंटरी मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है जो कि रैपिडली करते हैं, जैसे हम जल्द एक के बाद एक पैर रखते हैं और चलते हैं, या फिर हम डाइव करते हैं या स्केट करते हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं। ये हमारे कुछ लर्न्ड रिफ्लेक्सेस, स्किल्स, इन सब में भी हेल्प करता है। अब आप मान लीजिए कि किसी पर्सन का सेरेबेलम डैमेज हो गया, तो उसका उस पर्सन पे क्या इफेक्ट हो सकता है। जब किसी पर्सन का सेरेबेलम डैमेज हो जाता है तो उसे एक प्रॉब्लम हो जाती है स्पाइनोसेरेबेलर डीजेनरेशन। इस प्रॉब्लम के सबसे फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं कि लोगों को ट्रेमर्स होना चालू हो जाते हैं और इस प्रॉब्लम के अंदर लोग चल नहीं पाते और वो ठीक से बोल नहीं पाते, बहुत आ जाते हैं। और इस प्रॉब्लम के अंदर लोग चल नहीं पाते और वो ठीक से बोल नहीं पाते, बहुत आलस सा रहता है, उनकी मसल्स भी वीक हो सकती हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है सेरेबेलम पार्ट के डैमेज होने पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेरेबेलम। अब हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर अंडर द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है वो हमारे ब्रेन का ये वाला पार्ट होता है, इसे हम आउटर रिंकल्ड कवरिंग भी कहते हैं। अब इस कॉर्टेक्स के अंदर ही बहुत सारे पार्ट होते हैं और इन पार्ट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, पर ओवरऑल जो ये हमारे कॉर्टेक्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारे बिहेवियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे बिहेवियर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द थैलेमस। जो थैलेमस होता है इसे हम इनर चैम्बर भी कहते हैं और इससे हम काइंड ऑफ रिले इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है उसके लिए। इसका काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है उसको ये सही डिपार्टमेंट में भेजता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी हॉस्पिटल के नर्स के पास कोई भी पेशेंट आता है, अब वो उसे डिसाइड करना होता है कि मुझे इस पेशेंट को गायनी के पास भेजना है, फिजिशियन के पास भेजना है या किसी दूसरे प्रॉब्लम किसी सर्जन के पास भेजना है। तो ये सब चीजें रिसेप्शनिस्ट डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो वैसे ही थैलेमस भी डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कि उसे ब्रेन के किस पार्ट पे वो इंफॉर्मेशन भेजनी है। जैसे हियरिंग के लिए अलग, साइट के लिए अलग, टच के लिए अलग, तो ऐसे ही अलग अलग चीजों पे इंफॉर्मेशन भेजता है। अगर हमारा जो ये थैलेमस है ये खराब हो जाए या इसमें कोई लॉस हो जाए तो हम उन सेंसेशंस को समझ ही नहीं सकते, हम उस जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे हम प्रोसेस ही नहीं कर सकते।
So this was all about the. Now we will talk about the hypothalamus. It is part of the forebrain that regulates the amount of fear, thirst, sexual drive, aggression we feel. So इन सब चीजों को, हमारे fear को, हमारी thirst को, हमारी sexual drives को, इन सब को हमारा hypothalamus regulate करता है. इसे हम इनर चैम्बर भी कहते हैं और ये हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल पार्ट भी होता है. हालांकि ये बहुत छोटा होता है. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है और ये बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के अबव होता है. और जो हम कहते हैं कि जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है. सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमारे जो भी हार्मोन्स होते हैं उन सब को हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट हिप्पोकैम्पस. जो ये हिप्पोकैम्पस होता है ये हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, हमारी एबिलिटी ऑफ कंपैरिजन, इन सब में हेल्प करता है. ये हिप्पोकैम्पस जो होता है, ग्रीक में सी हॉर्स को हिप्पोकैम्पस कहते हैं. और ब्रेन की इस पार्ट को हिप्पोकैम्पस इसलिए कहा गया था क्योंकि जब जो साइंटिस्ट थे उन्हें सबसे पहले जब ये ब्रेन का पार्ट उन लोगों ने खोजा था तो उन्हें ये जो पार्ट है वो सी हॉर्स के जैसा लगा था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हिप्पोकैम्पस रख दिया था. जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है, जो कि हमारी परमानेंट मेमोरी भी हम जिसे कह सकते हैं. और एसिटिलकोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, वो जो हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है वो हमारे मेमोरी फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है. हिप्पोकैम्पस फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है हिप्पोकैम्पस के साथ. अब हम बात करेंगे अमेगडाला के बारे में, जिसे हम आलमंड भी कहते हैं. ये ब्रेन में हिप्पोकैम्पस के पास लोकेटेड होता है और ये जो अमेगडाला होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फियर रिस्पॉन्सेस के लिए, या फिर जो भी हमारी फियर की मेमोरी है उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंसेस से मिलती है वो हमारे ब्रेन के अपर पार्ट में जाने से पहले हमारे अमेगडाला के पास आती है, ताकि अगर कोई डेंजर हो तो अमेगडाला उसमें जल्दी से रिस्पॉन्स कर सके और हमें प्रॉब्लम से जल्दी से निकाल सके. It influences our motivation, emotional control, fear response, interpretations of non-verbal emotional expression. So this was all about our amygdala. अब हम बात करेंगे जो कॉर्टेक्स के अंदर होता है. जो कॉर्टेक्स हमारा होता है वो दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, दैट इज सेरेब्रम. अब जो ये ईच हेमिस्फीयर होते हैं ये हमारे रफली 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज फ्रंटल लोब, देन पेरिएटल लोब, देन ऑसिपिटल लोब एंड देन टेम्पोरल लोब. अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऑसिपिटल लोब के बारे में. ऑसिपिटल वर्ड का मतलब होता है रियर ऑफ द हेड. ऑसिपिटल लोब का फंक्शन ये होता है कि जो भी हमारे आईज से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है ब्रेन पे, उस इंफॉर्मेशन को वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर प्रोसेस करता है. सो इसका बेसिक काम हो गया जो भी हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करना. फिर आता है हमारा पेरिएटल लोब. पेरिएटल वर्ड का मतलब होता है वॉल, और ये जस्ट हमारे ब्रेन के टॉप बैक पर होता है, पेरिएटल बोन के नीचे. दिस एरिया कंटेन्स द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स. इसके अंदर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी होता है. और ये जो हमारा पेरिएटल लोब है हमारी स्किन से या हमारे इंटरनल बॉडी रिसेप्टर से आती है, उन सब को प्रोसेस करने में हेल्प करता है. मतलब ये काम करता है हमारे टच पे, जो भी हमें सेंसेशंस होती है उस पे वर्क करता है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल का मतलब होता है ऑफ और नियर द टेम्पल्स, जो कि हमारे हेड के जो टेम्पल्स होते हैं बिल्कुल उनके पीछे पाया जाता है. और ये जो टेम्पोरल लोब होते हैं वो हमारी ऑडियो इंफॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं. इसके अंदर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया होता है. अगर किसी भी पर्सन को बाहर से कोई ऑडियो इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसी प्रोसेस करता है टेम्पोरल लोब्स. और यही लोब हमारे सेंस ऑफ हियरिंग और मीनिंगफुल स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है.
उसके बाद आता है हमारा लास्ट लोब दैट इज होता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट लोब दैट इज फ्रंटल लोब। जो ये हमारा फ्रंटल लोब होता है, ये तो आपको देख के पता लग गया होगा, ये हमारे ब्रेन के फ्रंट में होता है। ये हमारे जितने भी हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी मेमोरी स्टोरेज, हमारी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, इन सब हायर मेंटल फंक्शंस में हेल्प करता है। और ये हमारे जो भी इमोशंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। फ्रंटल लोब के अंदर हमारे मोटर कॉर्टेक्स भी होता है, जो कि बैंड ऑफ न्यूरॉन्स होता है हर लोब के पीछे। हमारे फ्रंटल लोब के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज मोटर कॉर्टेक्स, और जो कि हर लोब के पीछे होता है, इसे हम बैंड ऑफ न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के एसोसिएशन एरिया के बारे में। एसोसिएशन एरिया आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स in the cortex that help people to make sense of it। से हमारे इंफॉर्मेशन आती है, और वो जो भी हमारी स्टोर्ड मेमोरी, नॉलेज जो भी होती है, उन सब के बीच में कनेक्शन बनाना, उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, वो सब काम हमारे करती है एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरियाज के अंदर सबसे पहले हमारा आता है ब्रोकाज एरिया। सबसे पहले ढूंढा था पॉल ब्रोका ने, जो इस पार्ट के डैमेज के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो पार्ट होता है, ये हमारी फ्लुएंट अंडरस्टैंडेबल स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं उन सब पे इसका रोल होता है बहुत बड़ा। अगर किसी भी पर्सन का ये ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाए तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है, और उससे ब्रोकास अफेशिया हो जाता है। अफेशिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर पर्सन लिखी हुई या लैंग्वेज को या बोली हुई लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाता, या फिर वो। इसके बाद हमारा आता है वेर्निक्स एरिया। वेर्निक्स एरिया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। ये हमारी लैंग्वेज समझने में हेल्प करता है, और अगर जब इसमें डैमेज हो जाए तो उस पर्सन को वेर्निक्स अफेशिया हो सकता है। और जिस भी पर्सन को ये वेर्निक्स अफेशिया होता है, वो फ्लुएंटली बोल तो पाता है, वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस कर पाता है, पर वो जितने भी वर्ड्स बोलता है वो पूरे टाइम ही, हर वक्त ही गलत होते हैं। वो वर्ड्स को ठीक से बोल लेता है, पर वो वर्ड्स ही गलत होते हैं। सो ये सब चीजें थी हमारे एसोसिएशन एरियाज के बारे में। सो इस वीडियो के अंदर हमने जो आपकी स्क्रीन पर टॉपिक्स लिखे हैं, उन टॉपिक्स को कवर किया है। हमने इसके अंदर स्पेसिफिकली न्यूरॉन के बारे में बात करी थी, और ब्रेन के बारे में बात करी थी कि हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, कैसे क्या काम करता है हमारी बॉडी में, उसका क्या रोल है, क्या क्या फंक्शंस वो करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट I hope you liked the video and please share your valuable comments in the comment section। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I will try to answer every doubt। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु माइट नीड इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।